चलिए चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्टिंग से बेटा, जो एब्सेंट है उनके लिए भी ध्यान से सुनना। आपको बताया था हमारी बॉडी, पता है जो मैटर होता है, जैसे ये मैटर है, ये सब्सटेंस है, नॉन लिविंग है ना। पेन, पेन का जो सबसे स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम। मैटर का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, जिसको और ज्यादा, इसको हम छोटे 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 टुकड़े कर सकते हैं ना, सबसे स्मॉलेस्ट हम जहां पे जाके रुक जाएंगे, उसके आगे टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे एटम कहते हैं। ठीक है, हर बॉडी एटम से मिलके बनी है। जो लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे सेल कहा जाता है। लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सेल। सेल के बारे में हमने पढ़ना है। सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, बाय मेकिंग, उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट का बार्क लिया था। बार्क मतलब ऊपर का छाल, वो छाल निकाला, उसको माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उनको छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट नजर आए, है ना। उसने उसका नाम दिया स्मॉल लिविंग रूम्स। उसने बोले छोटे छोटे घर है ये। फिर बाद में उन छोटे छोटे स्मॉल लिविंग रूम्स का नाम क्या पड़ गया? सेल। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी, सेल बोला कि भैया हमारी जो लिविंग बॉडी उसका सबसे छोटा पार्ट को क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि सेल दो टाइप के होते हैं। जो सेल्स होते हैं, बॉडी हमारी दो टाइप के सेल से मिलकर बनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में खाली एक ही सेल होता है, पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स नहीं होते। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा की पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनी है। इसी बॉडी से, उसका अलग से हाथ मुंह पैर ये सब नहीं है, इसी बॉडी से वो चलता भी है, इसी बॉडी सरफेस से वो खाना भी खाता है। अमीबा जैसे खाना खाता है, वो क्या करता है? अमीबा जहां खाना पड़ा है, ये पानी में रहता है, खाने के पास जाएगा, अपनी बॉडी, जो इसकी बॉडी होती है, इसकी जो कवरिंग होती है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये खाने के पास लेके जाता है और ऐसे छोटा सा वो बनाता है, मतलब वहीं से ऐसे कवर ऐसे बना लेता है, और इस फूड को, जो भी ये फूड होगा, उसको अंदर धीरे 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 करके इंगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इंगल्फ मतलब खींच लेता है, और इसकी बॉडी सरफेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहीं से खाने को वो अंदर खींच लेता है। तो दिस engulfing of food by amoeba is called endocytosis. एंडोसाइटोसिस अमीबा से ही लेना देना है। यूनिसेलुलर फूड, यूनिसेलुलर जो होते हैं वो खाना कैसे खाते हैं? वो फूड के पास जाते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से ही वो मुंह जैसा बना लेते हैं, वहीं से वो खाने को अंदर खींच लेते हैं। इस फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो एक ही टाइप के सेल से मिलके बने, उसी सेल से वो सब कुछ करते हैं, सांस भी वहीं से लेते हैं, खाना भी वहीं से खाते हैं, एक्सक्रीशन भी इसी सरफेस से करते हैं, चलते भी इसी सरफेस से ही है, सब कुछ इसी सेल से होता है, उनका अलग से हाथ में मुंह पैर ये सब नहीं होता। मल्टी सेलुलर है, जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलके बने उसे क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग काम होता है, ये बहुत पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मल्टी सेलुलर। उसके बाद हमने पढ़े दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट। ये दो टाइप के सेल्स आप समझ लो, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, दो टाइप के सेल्स होते हैं। पता है सेल के, जैसे ये सेल है मान लो, सेल के सेंटर पर एक ऑर्गेनल होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस दो तरीके का होता है। एक होता है इस न्यूक्लियस के ऊपर कवर है, जैसे जो यूकैरियोट होते हैं उसके न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर जिसके न्यूक्लियस के ऊपर कवर है उसको हम यूकैरियोट कहते हैं, और जिसके न्यूक्लियस में कोई कवर नहीं, ऐसे ही घूम रहा है सेल के अंदर, उसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और डिफरेंस सुनना, प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि ये पूरी तरह से डिफाइंड नहीं होता, इधर उधर घूमता रहता है सेल्स के अंदर, है ना, तो प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोट के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कहां? न्यूक्लियस के अंदर।
प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकैरियोट का मतलब जो पहले के टाइम में जो सेल्स बने थे स्टार्टिंग में, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ तो सबसे पहले प्रोकैरियोट आए थे। उसके बाद जब सेल डेवलप हुआ, धीरे धीरे नया सेल बना, सेल्स के अंदर ग्रोथ आई, तब उससे यूकैरियोट बने प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट बने। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ यहां से हुई प्रोकैरियोट, उसके बाद आपके क्या है, यूकैरियोट्स आ गए, है ना। फिर आपने क्या लिखा, प्रोकैरियोट का जो साइज होता है सेल्स का वो बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोन। माइक्रोन पता कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर को माइक्रोन कहते हैं। माइक्रो माने 10⁻⁻6 यानी 0.0000, 5 बार जीरो लगाओ फिर एक, उसे माइक्रोन कहते हैं। तो इनके साइज का सेल का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इनका साइज लार्ज होता है। 5 से आपने कितना लिखा, 500, 5 to 100 माइक्रोन यूकैरियोट का सेल साइज होता है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे प्रोकैरियोट क्या होते हैं तो आप बोलोगे ऐसा सेल जिसकी न्यूक्लियस पे बाउंड्री नहीं होती, उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। अगर किसी पे बाउंड्री आ गई, मेम्ब्रेन आ गया, तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपने डेफिनेशन लिखा ना न्यूक्लियोइड, तो अगर किसी पे आ गया कवर तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इनमें जरा फर्क ढूंढना, ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है, एक कवर होता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बेटा बोर्ड की तरफ देखना इधर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली एनिमल सेल की सबसे हमारे जो बॉडी के अंदर सेल होता है उसकी जो ऊपर की बाउंड्री है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जनरली लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बना है, लिपिड्स और प्रोटीन। ये फैट्स होते हैं, बेसिकली फैट से मिलके बना होता है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। इस सेल के अंदर एक लिक्विड होता है बच्चों, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ये जो आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा है ये सेल के अंदर पाया जाता है, एक लिक्विड मीडियम होता है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है वो सेल से बाहर भी आ सकता है और बाहर का लिक्विड अंदर भी जा सकता है। तो ये जो लिक्विड का मूवमेंट है उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। लिक्विड सेल से बाहर आना या बाहर का लिक्विड अंदर जाना, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क देखना, ये दोनों का मतलब यही है, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट होना। वो गैसेस भी मूव कर सकती है, लिक्विड भी मूव कर सकता है। जैसे आपने बोला आपने अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं फैल गया चारों तरफ, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन, अगरबत्ती के पास बहुत सारा धुआं है और वो कमरे में गया क्योंकि कमरे में धुआं नहीं है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूवमेंट ऑफ गैसेस और मूवमेंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर डिफ्यूजन क्या होता है, ये भी वही होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट। लेकिन ये इसमें और इसमें फर्क है कि इसके लिए किसी बाउंड्री की जरूरत नहीं होती, मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। सेल के अंदर से लिक्विड का बाहर मूव करना उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लिक्विड लो कंसंट्रेशन में जाना थ्रू अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो ऑस्मोसिस कहेंगे। बिना मेम्ब्रेन, अब अगरबत्ती है अपने जलाई, यहां से आपके पास चली गई, बीच में कोई बाउंड्री तो नहीं है ना, सीधे हवा में चली गई, उसे डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी और पानी डाल रहे हो आप, पानी इस कमरे से दूसरे कमरे में पानी जा रहा है छन के, पानी उसमें से कपड़े में से छन के जा रहा है, यहाँ ज्यादा पानी है और वहां से पानी छन के दूसरे कमरे में जा रहा है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए होता है, डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होता। दोनों की डेफिनेशन एक ही है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। डिफ्यूजन गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड के लिए है। ठीक है, डिफरेंस है ये। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या बताओ, डिफ्यूजन की क्या डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ गैसेस और सॉलिड्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ ओनली लिक्विड्स
फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, टू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब लिक्विड बाहर जाएगा तो सभी लिक्विड को बाहर नहीं जाने देता। अब जैसे मान लो भाई मैंने कहा कि एक लिक्विड है जो बहुत गाढ़ा है, उसको तुमने मेम्ब्रेन में रखा, वो नहीं जाने देगा। एक पतला लिक्विड होगा जो इसके पोर्स के थ्रू चला जाएगा, उसी को जाने देगा ये, इसलिए इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मतलब कुछ कुछ को जाने देता है, सबको नहीं जाने देता। तो ऑस्मोसिस 3 टाइप की होती है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपो क्या होता है कि जब सेल के अंदर का लिक्विड, सेल के अंदर भी लिक्विड है और सेल कहीं रखा गया वहां बाहर भी लिक्विड है, सेल के अंदर भी लिक्विड है और कहीं रखा गया बाहर भी लिक्विड है। बाहर ज्यादा लिक्विड है, अंदर कम लिक्विड है। तो ज्यादा अगर बाहर, जहां ज्यादा होगा ना लिक्विड कैसे मूव करता है, ज्यादा से कम में, तो बाहर का लिक्विड अंदर जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल क्या दिया था बताओ, बादाम का एग्जांपल दिया था। बादाम को पानी में भिगोते हैं, सुबह तक बादाम बड़ा हो जाता है ना, तो बादाम के अंदर लिक्विड कम है, जब आपने पानी में डाला तो पानी गया ना बादाम के अंदर, तभी बादाम का साइज बड़ा हो गया, तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक में सेल का साइज स्वेल हो जाता है, सेल बड़ा हो जाता है। चने भिगोते हैं, है ना, तो चने का साइज भी बड़ा हो जाता है ना, तो ये कौन सा है सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। ठीक है। हाइपरटोनिक, उसी बादाम को धूप में रख दो, अब बाहर धूप में तो लिक्विड नहीं है ना, तो बादाम का पानी बाहर चला जाएगा, उड़ जाएगा ना पानी, तो बादाम श्रिंक हो जाएगा, सूख जाएगा ना बादाम। तो हाइपरटोनिक में सेल का साइज छोटा हो जाता है। और आइसोटोनिक, अगर उसी बादाम को तुम रखे रखो पानी में, तो जितना पानी अंदर है उतना ही अगर बाहर होगा, तो पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो बादाम का साइज उतना ही रहेगा। तो जब आइसो का मतलब बराबर, जितना लिक्विड बाहर उतना ही अंदर, तो जब सेम सॉल्वेंट का मूवमेंट ही नहीं होता तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मोलिसिस वही था, जब आपने बादाम धूप में रख दिया तो बादाम श्रिंक हो गया, तो उसकी मेम्ब्रेन छोटी हो गई ना, तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। श्रिंक हो जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक हो जाना, क्योंकि सेल्स के अंदर से पानी बाहर निकल गया। तो श्रिंक, प्लाज्मोलिसिस का जब ब्रेक होना या श्रिंक होने को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस आपको आई गया, अमीबा जो खाना खाता है वो कैसे खाता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है। साइटोप्लाज्म भी आपको आ गया, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है जिसके अंदर सारी सेल के ऑर्गेनल्स तैरते हैं, न्यूक्लियस भी उसी लिक्विड के अंदर रहता है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस, सेल का जो मेन, जैसे हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन, जिसके अंदर हम लोग सोच समझ के हर चीज काम करते हैं, ऐसे जो सेल का ब्रेन होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। सेल के अंदर, ये सेल है, सेल के अंदर एक कोर होता है, उस कोर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर बाउंड्री होती है। अब न्यूक्लियस पे ना बच्चों 2 बाउंड्री होती है, डबल लेयर होती है, न्यूक्लियस की 2 लेयर होती है, तो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, उसे डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस करता क्या है, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस हमारी बॉडी के 2 मेन फंक्शन करता है। पहला, प्रोटीन बनाता है, हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, इसमें प्रोटीन चाहिए होता है ना, बॉडी के सेल्स बढ़ते हैं, बॉडी की मसल्स बढ़ती हैं, हाइट बढ़ती है, ये सब न्यूक्लियस बनाता है। न्यूक्लियस का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, एक काम। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर, ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे फाइबर होते हैं, इन्हें क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। कौन से फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर मिलके ऐसा कुछ बनाते, देखो ऐसा, ऐसा फूल जैसा दिख रहा है ना तुम्हें, फ्लावर, ये क्रोमैटिन फाइबर मिलके ऐसे फ्लावर जैसा सब्सटेंस बनाते हैं, इसे क्रोमोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका क्या काम है, इस क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपने लिख लिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड। ये करता क्या है, एक जनरेशन से दूसरे, जैसे आपके पेरेंट से आपके अंदर जीन ट्रांसफर होता है, तो आपके पेरेंट के फीचर और आपके फीचर कैसे मैच करते हैं, इसी की वजह से, जीन्स की वजह से। आपके पेरेंट के जीन्स आपके अंदर आ गए, इसलिए उनकी आंख, नाक, शक्ल, ऐसे कुछ कुछ चीजें मैच करती है ना, क्योंकि सेम जीन जाती है पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर।
तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में सेम फीचर्स का, हाइट का, कलर का, आंख का कलर, मुंह की शेप, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं क्योंकि हमारे जीन्स, हमारे डीएनए हमारे पेरेंट्स से आगे ट्रांसफर हुए हैं। तो इनका काम है हेरिडिटी का ट्रांसमिशन, माने कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन। सेम कैरेक्टर इन्हीं की वजह से आते हैं। तो प्रोटीन बनाता है न्यूक्लियस और हेरिडिटी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जीन के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है न्यूक्लियस बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये दो मेन काम है न्यूक्लियस के जो आपको याद रखने हैं। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, न्यूक्लियस जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। न्यूक्लियस जो प्रोटीन बनाता है वो न्यूक्लियस से बाहर भेज देता है इसी पोर्स के थ्रू। तो पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से प्रोटीन बाहर जा सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां तक बात समझ में आ गई? न्यूक्लियस का काम है प्रोटीन को स्टोर करके भी रखना। प्रोटीन को वो बनाता भी है और स्टोर करके भी रखता है। सुनो इधर, न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और प्रोटीन के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। फिर सेल वॉल। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्क समझिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। सेल वॉल खाली प्लांट में पाया जाता है। प्लांट के पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, इसके ऊपर एक और कवर होता है। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर दो कवर होते हैं ना, इसके बाहर ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और कवर होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। हम लोग एनिमल्स हैं, हमारे सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता। प्लांट के ऊपर की बाउंड्री टफ होती है ना, हार्ड होती है, ड्यू टू सेल वॉल। सेल वॉल की टफनेस, सेल वॉल बॉडी का जो प्लांट का सेल्स का टफनेस है वो सेल वॉल की वजह से होता है। वो भी आपकी लिपिड से मिलके बने होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सेल वॉल्स भी पोरस होते हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो भी मटेरियल को बाहर भेज सकते हैं और अंदर से बाहर चीजों को ले जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सेल वॉल्स जो है वो बेसिकली बॉडी की फिर स्ट्रॉन्ग, उसकी टफनेस प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसका एक शेप देते हैं। तो सेल वॉल की वजह से ही प्लांट के सेल की एक पर्टिकुलर शेप है। बात समझ में आ गई? तो यहां तक आपको ये पढ़ लेना है, याद रखना है। ठीक है बेटा, वो पॉज। अच्छा।